ये आकाशवाणी है। सेनापति टिकेंद्रजीत। अब तक आप मणिपुर पर अंग्रेजों के हमले की पृष्ठभूमि और मणिपुर के शेर कहे जाने वाले सेनापति टिकेंद्रजीत सिंह की वीरता से परिचित हो चुके हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि 1857 की क्रांति को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने ऐसे इलाकों को भी अपने अधीन करने का प्रयास किया जहां उनका आधिपत्य पहले नहीं था। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर एक ऐसा ही प्रदेश था। युवराज टिकेंद्रजीत सिंह उस समय मणिपुर राज्य के सेनापति थे। वायसरॉय के आदेश पर असम के कमिश्नर J.W. क्विंटन ने अपने सैनिकों के साथ 24 मार्च 1891 को मणिपुर के राजनिवास कांगला दुर्ग पर हमला बोल दिया था। सेनापति टिकेंद्रजीत सिंह ने बड़ी वीरता से अंग्रेज सेना का मुकाबला किया, पर उनके साधन सीमित थे। अंततः 27 अप्रैल 1891 को अंग्रेज सेना ने कांगला दुर्ग पर अधिकार कर लिया और कुछ दिनों बाद अंग्रेजों ने सेनापति टिकेंद्रजीत सिंह और उनके साथी जनरल थांगल को 13 अगस्त 1891 के दिन इम्फाल के पोलो मैदान में फांसी दे दी। ये नाटक मणिपुर के उसी शेर सेनापति टिकेंद्रजीत सिंह की वीरता पर केंद्रित है। आज सुनिए कि किस तरह स्वाधीनता प्रेमी मणिपुर और उसके वीर सेनापति टिकेंद्रजीत ने ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम अमर कर गए। प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। लेखक हैं अतुल चंद्र हजारिका और निर्देशक हैं शिवशरण सिंह ठाकुर। अनोखा है ये रास नृत्य, देख देख कर भी तृप्त नहीं होती। इस नृत्य के माध्यम से मानो गृह कर, राज कर, सब कुछ भूलकर भगवान कृष्ण की लीला का माधुर्य पान करता रहूं। मणिपुर का प्रत्येक नृत्य, प्रत्येक संगीत मनुष्य के मन प्राण को मतवाला करता है। मुझे तो सबसे अच्छा लगता है नगा शिकारी नृत्य। उस नृत्य के ताल लय के साथ साथ मानो मेरे जीवन के ताल लय भी मुखरित हो उठते। लेकिन सेनापति, तुम्हारे दोस्त एजेंट साहब का समाचार क्या है? दिल्ली से कोई खबर आई या नहीं? इस बारे में मैं भी परेशान हूँ। इतने दिनों तक भारत सरकार का इस प्रकार खामोश रहने का कारण क्या है? क्या बड़े लाट साहब मुझे राजा बनाना नहीं चाहते? एजेंट साहब की बात का विश्वास कर इस तरह बैठे रहना उचित नहीं। डरने का कोई कारण नहीं। टिकेंद्रजीत की मणिपुरी सेना परिस्थिति का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार। नमस्कार राजा साहब, नमस्कार सेनापति साहब, नमस्कार मेजर जनरल। ये अच्छा ही हुआ कि आप लोग सभी यहाँ पर मौजूद। क्या खबर है रसिक बाबू? कोई नई खबर? जी हाँ, एक खत है, वो एजेंट साहब ने राजा साहब के पास भेजा है। पढ़कर देखिए। तुम ही पढ़कर सुनाओ रसिक बाबू, साहब ने क्या लिखा है? सुनिए। आसाम के चीफ कमिश्नर क्विंटन साहब मणिपुर आए हैं। दरबार में वे आप सबके साथ मुलाकात करेंगे। उद्देश्य क्या है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बात गंभीर ही होगी। गंभीर तो होगी ही, नहीं तो क्यों लाट साहब शिलंग से आकर मणिपुर में दरबार करते? राजा साहब, सेनापति साहब, आप सबको दरबार में हाजिर होना होगा। इसके ही लिए एजेंट साहब ने खत भेजा है। क्या होगा उस दरबार में, और वहां हमारी जरूरत भी क्या है? होगा कुछ राजा साहब। भारत सरकार से जो खत आया है उसे कमिश्नर साहब स्वयं पढ़कर सुनाएंगे। क्या लिखा है उस खत में, तुम जानते हो रसिक बाबू? मुझे कैसे मालूम होगा सेनापति साहब, मालूम होता तो अवश्य ही कह देता। वो एजेंट साहब ने कहा है कि सेनापति टिकेंद्रजीत की उपस्थिति लाजमी है। टेलीग्राम, सेनापति के नाम एक टेलीग्राम। कैसा टेलीग्राम है, देखना तो रसिक बाबू। बहुत अच्छा। हाँ पढ़ो तो, कहाँ से आया, क्या लिखा है? टेलीग्राम कलकत्ते से आया है। प्रेषक का नाम नहीं है, शायद सेनापति के कोई दोस्त होंगे। लिखा है, लार्ज टाइगर इज शॉर्टली टू बी बैग्ड इन मणिपुर। मतलब कि जल्दी ही मणिपुर में एक बड़ा बाघ पकड़ा जाएगा। इसका अर्थ? मैं एक अर्थ समझ रहा हूँ। क्या? चीफ कमिश्नर साहब का दरबार,
उसमें मणिपुर का राजा, युवराज सभी आमंत्रित है। तब इसमें कोई संदेह नहीं कि टिकेंद्र जीत को पकड़ने के लिए ये चाल चली गई। तो अब हमें क्या करना है? शायद दरबार में हाजिर ना होना ही बेहतर होगा। दरबार में जाकर सभी बातें स्पष्ट रूप से समझनी होंगी। डरना मत भैया, इतनी आसानी से टिकेंद्र जीत को कोई नहीं पकड़ सकता। पहले दोस्त के रूप में देखेंगे। अगर उसका फल अच्छा नहीं मालूम होगा तो तलवार से तलवार का और गोली से गोली का जवाब देंगे। अब हमारा प्रधान कर्तव्य है राज सेना को प्रतिक्षण तैयार रखना। शाबाश सेनापति, शाबाश। मैं भी इसी पक्ष में हूं। नमस्ते कमिश्नर साहब। नमस्ते श्री गमोर। क्या दरबार की तैयारी हो चुकी है? सरकारी हुक्म के लिए मणिपुरी लोग तैयार हैं। हाँ, तो तुम्हें प्रधान विषय याद है ना? जी हाँ साहब। हम लोगों को सरकारी हुक्म के मुताबिक काम करना होगा। हमारी 3 शर्तें स्वीकार करने पे ही कूलचंद राजा बन सकेगा। पहली शर्त यह है कि राजा मणिपुर रेजिडेंसी में 300 सेना रखे। दूसरी यह कि हमारे पॉलिटिकल एजेंट के परामर्श से राज शासन करे। और तीसरी यह कि टिकेंद्र जीत को मणिपुर से बाहर निकालने के लिए स्वीकृति दे। मैं सोचता हूँ यह काम जोखिम का है। नहीं मिस्टर गमोद, तुम घबराओ मत। टिकेंद्र जीत को दरबार में अरेस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारा हुक्म कौन सुना सकेगा? कोई भी मणिपुरी की रानी समझा सकेगा। अच्छा, क्या सभी राज दरबार में उपस्थित हैं? मुंशी जी, सभी राज दरबार में उपस्थित हैं या नहीं, जरा देखिए। बहुत अच्छा सरकार। वे सभी बहुत देर से दरवाजे पर खड़े हैं। सभी उपस्थित हैं कमिश्नर साहब, वे दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा। मैं टिकेंद्र जीत को चाहता हूँ। क्लार्क से कह दो कि उन लोगों को एक एक करके इधर बुला लावे। दरबार के पहले मैं उन लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता हूँ। मुंशी, पहले राजा को बुलाओ। बहुत अच्छा सरकार, अभी बुलाता हूँ। मिस्टर गमोद, मैं टिकेंद्र जीत को यहाँ और अभी अरेस्ट करना चाहता हूँ। राइट। वो सभी विपत्तियों का मूल है। तुमने सब व्यवस्था कर रखी है। देखो टिकेंद्र जीत भाग न पाए। जी हाँ साहब, मैंने दरवाजे पर सेना भी रख दी है। साहब, राजा कूलचंद आए हैं। टिकेंद्र जीत कहाँ है? राजा, क्या टिकेंद्र जीत नहीं आएगा? आया था साहब, दरवाजे पर कोई आधा घंटे तक इंतजार करता रहा और शरीर अस्वस्थ होने से घर लौट गया। टिकेंद्र जीत अस्वस्थ है कमिश्नर साहब, वो दरबार में नहीं आ सकता। क्या कहते हो तुम? वो नहीं आ सकता? तो राजा टिकेंद्र जीत के बिना दरबार नहीं हो सकता। तो अब क्या करना है साहब? कल सुबह के लिए दरबार स्थगित रखा जाए, लेकिन टिकेंद्र जीत को उपस्थित होना ही पड़ेगा। अच्छा राजा, अब तुम जा सकते हो। कल सवेरे 8 बजे दरबार होगा। टिकेंद्र जीत को जरूर ही आना होगा। आज तबीयत खराब कहकर भाग गया है। अच्छा, कुछ परवाह नहीं, कल आना जरूर। सब कुछ बोलिए ना राजा साहब, वो गोरे अंग्रेजों को छेड़ने से अपनी ही हानि होती है। आइए, आपको मैं राजभवन तक पहुंचा दूं। आइए। कल दरबार से आने के बाद ही आपको क्या हो गया है प्रियतम? कितना अस्वस्थ हो गए हैं आप? दरबार हुआ ही कब चंद्रा, ये तो अंग्रेजों की चाल है। अंग्रेज सरकार ने हमारा अपमान किया। वे भूल गए हैं कि मणिपुर की राजगद्दी कैसी और इस टिकेंद्र जीत के पांव में ताकत कितनी। इतने दिन में अपनी ताकत को प्रयोग में न लाया था। सोचा था कि शस्त्र बल की आवश्यकता नहीं होगी, मित्रता के द्वारा ही मणिपुर की राजशक्ति और जनशक्ति को जागृत कर दूंगा। लेकिन मेरा वो स्वप्न टूट गया। आशा के अनुकूल कुछ न होने पाया चंद्रा। दरबार क्यों नहीं हुआ? लाट साहब को तो आप ही बुला लाए थे। उस समय सोचा नहीं था कि वे इतने शैतान। दरबार के आंगन में उन्होंने साधारण प्रजा की तरह हमसे अपमानजनक व्यवहार किया। 2 घंटे तक कड़ी धूप में खड़ा रखा। राजा बनकर दरबार में सम्मिलित होने गया था, पर मिला है भिखमंगों सा व्यवहार। उनके मुंह से अमृत बरसता और पेट में जहर भरा हुआ। तो दरबार नहीं हुआ? सुना है कि मेरे बिना दरबार नहीं होगा। आज सवेरे तक उसे स्थगित रखा गया था। मैंने आज भी खबर भेज दी कि मैं स्वस्थ हूं। महाराज भी नहीं गए। राजमंत्री थोंगाल की बात सच,
अंग्रेजों का कोई विश्वास नहीं। वे कूटनीतिक है, वे मणिपुर की राजशक्ति प्रजाशक्ति का शोषण चाहते हैं। आ सकते हैं। देखो, मेरे न जाने के कारण साहब स्वयं मेरे घर पधारे। अच्छा, तुम दूसरे कमरे में चली जाओ चंद्रा जी। आ जाइए साहब। सेनापति, तुम बीमारी के कारण दरबार में ना आ सके, ये जानकर हमें बड़ा कष्ट हुआ। धन्यवाद साहब। टिकेंद्र जीत के मन में तुम्हारे अनुग्रह का लोभ जरा भी नहीं। फिर भी टिकेंद्र जीत के बिना दरबार क्यों नहीं हो सकता? ओ, हमें गलत न समझो सेनापति, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं। अभी सब बातें स्पष्ट करके कह दूंगा, कुछ भी छिपा नहीं रखूंगा। मैं भी यही चाहता हूं, पर तुम लोग व्यवसायी हो, तुम लोग बाहर जैसे दिखते हो, भीतर वैसे नहीं हो। बताओ, तुम्हारा साहब टिकेंद्र जीत से क्या चाहता है? झूठ नहीं बोलूंगा सेनापति, भारत सरकार का आदेश हमें पालन करना ही है। क्या है भारत सरकार का आदेश? भारत सरकार ने कुलचंद्र को मणिपुर का महाराज बनाया है और तुम्हें, हाँ, रुक क्यों गए? तुम्हें मणिपुर से निकालने का आदेश दिया गया। क्या? हाँ, हमें अच्छा नहीं लगा। तुम तो जानते हो कि भारत सरकार के नौकर होने के नाते ये आदेश हमें मानना ही पड़ता है। ठीक है, तुम लोग भारत सरकार के नौकर, इसलिए आदेश मानने के लिए लाचार। लेकिन ये टिकेंद्र जी, ये तो भारत सरकार का नौकर नहीं। ये क्यों ये न्यायपूर्ण आदेश माने? जननी जन्मभूमि मणिपुर से ये निर्वासित क्यों होगा? जाओ साहब, लॉर्ड बहादुर से कह दो कि टिकेंद्र जी शैतान अंग्रेजों का गुलाम नहीं। तुम्हारी सरकार द्वारा भेंट की हुई सोने की जंजीर तोड़ने के लिए आज स्वाधीन मणिपुर तैयार। क्या कह रहे हो तुम? हम कुछ भी समझ नहीं पाए। भारत सरकार के हुक्म के मुताबिक तुम्हें कुछ दिनों के लिए मणिपुर छोड़ना ही होगा। राजा कुलचंद्र की मृत्यु के बाद ही तो तुम राजा बनोगे। जाओ साहब, टिकेंद्र जीत को उत्तेजित न करो, वरना इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। एजेंट साहब की हवेली से इतनी जल्दी चली आई? क्यों मधु, क्या वहां नृत्य गीत कुछ भी नहीं हुआ? नृत्य गीत बंद कर दिया है पिताजी। वहां तो हमारा अपना कोई भी नहीं है, सिर्फ गोरे साहब ही हैं। सारी जगह शमशान जैसी नजर आती है। वहां के लोग कहाँ चले गए? लगता है वे लोग भाग गए हैं। वो जो रसिक लाल है, उसने भी अपनी पत्नी और संतान को वहां से भेज दिया है। और क्या समाचार है? सेनापति को पकड़ न सकने के कारण लाट साहब बेहद लज्जित है। वे अब कुछ करना ही चाहते हैं। क्या टिकेंद्र जीत को पकड़ना चाहते हैं? वही संभव है। जरूरी कोई दुर्घटना होने वाली है। कल सवेरे अवश्य एक अग्निपुंज भभक उठेगा। पर पिताजी, अंग्रेज युवराज का अनिष्ट क्यों करना चाहते हैं? मधु, टिकेंद्र जीत मणिपुर का सर्वाधिनायक है। राजा तो सिर्फ नाम के लिए है। कार्य की ओर देखो तो युवराज ही शासन कर रहा है। उसके ही बल पर मणिपुर शक्तिशाली बना है। अंग्रेज समझ गए हैं कि जब तक टिकेंद्र जीत रहेगा तब तक मणिपुर पर उनका अधिकार क्षीण रहेगा। यही है युवराज का कसूर। उन लोगों के विचार से देश प्रेम ही बहुत बड़ा कसूर है। क्या आप सच कह रहे हैं पिताजी? अब तो अपने घर में एक मुहूर्त रहना भी टिकेंद्र जीत के लिए खतरनाक है। अभी अभी मैं उनको वहां से सपरिवार ले आऊंगा। क्या युवराज के पास सेना नहीं है पिताजी? क्यों नहीं। अच्छा, अब बहुत रात हो चुकी है, तुम जाओ। देखना है कि ये वृद्ध गोरे व्यवसायी को नचा सकेगा या नहीं। कैमूद, अब कितने बजे हैं? 3:30 हो गए साहब, अभी तक अंधेरा है। बस, अब देर करने की कोई जरूरत नहीं है। 1891 के 24 मार्च का दिन मणिपुर के इतिहास में स्मरणीय रहेगा। जी हाँ साहब। हाँ, तो तुम्हारी सेना तैयार है? जी हाँ साहब। लेफ्टिनेंट ब्रोकन ब्यूरी, कैप्टन बोलियो और होगेन सभी तैयार हैं। वे आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। उन सबको टिकेंद्र जीत के मकान की ओर बढ़ने की आज्ञा दो। जिंदा हो या मुर्दा उसे कैद करके लाना है। उसका मकान जला दिया जाए। मणिपुर को एक अच्छी शिक्षा देनी है।
भैया। आओ भैया, अभिनंदन ग्रहण करो। सारा दिन युद्ध करके मणिपुर का नाम उज्जवल किया है तुमने। युद्ध का समाचार तो बताओ भैया। अब हमारे लिए भय का कोई कारण नहीं। लॉर्ड साहब क्विंटन, क्रिमट और कर्नल स्कीन गार्डन सभी युद्ध में घायल हो गए, किसी तरह प्राण लेकर भाग गए। बहुत से साहब और शत्रु के सिपाही घायल हुए। परेशान होकर लॉर्ड साहब ने युद्ध बंद करने के लिए सायरन बजा दिया। मैं भी अपने पक्ष को लड़ाई बंद रखने का संकेत देकर युद्ध क्षेत्र से यहाँ चला आया। ठीक ही किया है तुमने। गोरे साहब अपनी पराजय अवश्य स्वीकार करेंगे। मणिपुर के राजा को उस दिन 2 घंटे से अधिक समय तक उनके दरवाजे पर इंतजार करना पड़ा था। आज इन मूर्ख साहबों को तुम्हारे पास संधि का प्रस्ताव लेकर भिखमंगों की तरह आना पड़ेगा। आज वो समझ गए होंगे कि मणिपुर में भी बहादुर इंसान और इस टिकेंद्र जीत की तलवार में भी ताकत। पर बाहर से और दूसरे सिपाही आ गए तो? दिल्ली बहुत दूर है भैया। मणिपुर की वर्तमान स्थिति के विषय में जानने का कोई उपाय नहीं। तार भेजने का साधन भी नष्ट हो चुका है। वाह, कितना सुंदर और बुद्धि का कार्य किया है तुमने। वो देखो, लॉर्ड बहादुर और एजेंट साहब इधर ही आ रहे हैं। आओ आओ साहब, बताओ क्या कहना चाहते हो? हमने पराजय स्वीकार कर ली है राजा, अब संधि करना चाहते। तुम लोगों के पास बारूद, अस्त्र, शस्त्र जो कुछ शेष है वो सब हमें समर्पण करो, उसके बाद ही संधि का प्रस्ताव। असंभव, ये असंभव है। अगर असंभव है तो फिर लड़ाई होगी। अच्छा, तो मुझे सोचने का मौका दो, कल आकर बताऊंगा। ठीक है, यही सही। तुम लोग अब जा सकते हो। गुड बाय। मेरा अनुमान ठीक ही है। इन लोगों का कोई विश्वास नहीं। झूठी मित्रता से ठगने वाले इन अंग्रेजों को अच्छी शिक्षा मिली है। बाहर जनता उत्तेजित हो रही है। पता नहीं साहब लोग निरापद कर पहुंच पाएंगे या नहीं। युवराज, तुम्हारे नेतृत्व में मणिपुर के सुप्त देवता जाग उठे हैं। पीड़ित शोषित जन समाज नाच उठा है। आज गोरे विदेशी को और एक पल के लिए भी वे नहीं रहने देना चाहते हैं। वो देखो, सभी लोग किस तरह गोरों को रस्सी से बांधकर तुम्हारे प्रासाद के सम्मुख ले आए। कैसा आनंददायक ये दृश्य है। लॉर्ड बहादुर क्विंटन साहब भी अब हमारा बंदी है। अब इन लोगों का विचार होना चाहिए युवराज, उपयुक्त विचार। वो पीछे होगा, अभी उन्हें कैदखाने में रखा जाए। नहीं, ऐसा नहीं। उन्हें अभी अभी प्राणदंड दिया जाए। प्राणदंड? सिहर क्यों उठे? मणिपुर के आराध्य देवता आज इन पाखंडियों का रक्त चूसने के लिए जीभ निकाल रहे हैं। युवराज, इन 5 दुश्मनों के 5 सिर देवता के सम्मुख काटने से ही देश जययुक्त होगा और धन धान्य ऐश्वर्य विभूति से परिपूर्ण होगा। ये तो अंधविश्वास है आपका। अंधविश्वास ही सही। इस महेंद्र क्षण में मणिपुर के इन प्रधान शत्रुओं को मृत्युदंड का आदेश तुम्हें देना ही होगा। ऐसा निर्मम आदेश मैं नहीं दे सकता। देना ही पड़ेगा। तुम वीर हो टिकेंद्र जीत, मणिपुर के गौरव हो, आन हो तुम, मणिपुर के उज्जवल रत्न हो तुम। शत्रु के रक्त से अपनी तलवार रंजित करना क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं? अगर आज तुम ये काम करने में दृढ़ नहीं होगे तो देवता अभिशाप देंगे, देश उजड़ जाएगा। क्या वो सही होगा तुम्हें? मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरा सिर चकरा रहा है। तो मैं जाओ, मैं इसकी व्यवस्था करूंगा। अब इस वृद्ध थांगाल के हृदय में बैठे हुए शैतान को तृप्त करना होगा लाल रक्त से। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 हैं। मेरे उपास्य देवता, आज 5 सिरों के रक्त से तुम्हारी पूजा करूंगा। सिपाही, जनरल साहब, बंदी अंग्रेजों के सिरच्छेद का शीघ्र ही इंतजाम करो। बाद में उनके सिर जमीन में गाड़ देना। युवराज टिकेंद्र जीत का आदेश है, जाओ। जो आज्ञा। रक्त रक्त रक्त, हमारा मणिपुर आज शत्रु अंग्रेजों के रक्त से रंजित होगा। युवराज टिकेंद्र जीत की जय। राजमंत्री थांगाल जनरल की जय।
बहन मधुमंजरी, इस एकांत अरण्य में तुम्हारे आश्रम में छोड़कर युवराज कहाँ चले गए? कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारे पिता थंगाल जनरल का भी पता नहीं। राजधानी आज जनशून्य है। कई दिनों से कुछ समाचार नहीं मिला। बहन, तुम तो गई थी, कुछ खबर जरूर मिली होगी तुम्हें। खबर बहुत ही भयानक है कुमारी। मणिपुर की भाग्य लक्ष्मी अब चिर दिन के लिए लुप्त होने जा रही है। कैसे? क्या हुआ? साफ साफ बता बहन। ग्रिमुड साहब की बीवी बच निकली थी। समाचार मिलते ही शिलचर, कोहिमा और ओटाम्पू, इन राज्यों से कोई 8000 अंग्रेज सिपाहियों ने मणिपुर पर चढ़ाई की। सेनापति था अंग्रेज केलेट साहब। हम में एकता होती तो इस बार भी मणिपुर की जय निश्चित थी, मगर ऐसे होने न पाया। राजधानी अब शून्य है। राजा, युवराज, सेनापति आदि को पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने पुरस्कार की घोषणा की। इससे भयानक समाचार और क्या हो सकता है बहन? जो होना था वही हुआ, शेष कुछ न रहा। थंगाल जनरल, राजा कुलचंद्र, निरंजन सिंह आदि एक एक करके बंदी हो चुके हैं। युवराज का समाचार क्या है बहन? जल्दी बताओ मुझे। वो राजधानी के पास ही रहकर आत्मगोपन कर रहे थे। अंत में बलराम सिंह नामक एक मणिपुर के घर में आश्रय लिया, पर रोगाक्रांत होने के कारण आत्मसमर्पण करने को लाचार हो गए। जो स्वप्न में भी न सोचा था वो आज प्रत्यक्ष हो गया। क्या होगा अब? होगा और क्या, शायद सभी को प्राणदंड। कुटिल अंग्रेज किसी को छोड़ने वाले नहीं। एक नंबर टिकेंद्र जीत और 2 नंबर कैदी थंगाल जनरल, तुम लोगों को फांसी की सजा मिली है, इसलिए फांसी के तख्ते पर ले आया हूं। स्पेशल कोर्ट से तुम दोनों को प्रदान किया हुआ मृत्युदंड बड़े लाड बहादुर ने भी मंजूर कर लिया है। कुलचंद्र और अंगूठा कुमार को फांसी के बदले काले पानी भेजने का हुक्म दिया गया है। सभी आसामियों की स्थावर और अस्थावर संपत्तियों को जब्त किया गया है। टिकेंद्र जीत और थंगाल, तुम दोनों को फांसी के पूर्व कुछ कहना है तो कह सकते हो मुजरिम। पहले तुम ही बताओ टिकेंद्र जीत। जेल दरोगा, मुझे जो कुछ कहना था अदालत में कह चुका हूं। अंतिम बार फिर सबको सुनाकर कहता हूं, सुनिए। मेरे विरुद्ध जो अभियोग लगाए गए हैं वो सच नहीं। हां, मैंने स्वीकार कर लिया है कि मैं अंग्रेज विद्रोही हूं, पर देशद्रोही और मणिपुर द्रोही कभी नहीं। अंग्रेज के कानून को हमारा विचार करने का कोई हक नहीं। इसके अलावा हमला हमने नहीं किया था। असम के चीफ कमिश्नर क्विंटन साहब ने बिना कारण मेरे प्रासाद पर आक्रमण किया था। उसके ही प्रतिवाद स्वरूप जो लड़ाई हमें करनी पड़ी थी उसे आक्रमण नहीं कहा जा सकता। मेरे खिलाफ अथवा राजा कुलचंद्र के खिलाफ हत्या का जो इल्जाम दिया गया है उसका भी कोई प्रमाण नहीं। तदुपरांत स्पेशल कोर्ट में जो एक पक्षीय विचार किया गया है वो न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। अपने पक्ष के समर्थन का मुझे मौका भी नहीं दिया गया। जीवन की अंतिम घड़ी में आज सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं कि इस मृत्यु से मुझे दुख नहीं। अपने देश के लिए, अपनी जात के लिए, अपने राजा के लिए इस तरह फांसी को वर्ण करने का भाग्य बहुत बड़ा सौभाग्य। प्रीतम, क्यों रो रही हो चंद्रा? मत रो। युवराज। मधुमंजरी,
क्या कहना चाहती हो? शीघ्र बताओ। युवराज, मणिपुरी लोगों का ये विश्वास है कि जब राज परिवार की किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब देश की औरतें अपने आंसुओं से उस मृत्यु का निवारण कर सकती हैं। देखो युवराज, मणिपुर की हजारों नारियां तुम्हारी रक्षा के लिए आंसू बहा रही हैं। युवराज, मणिपुर की नारियां तुम्हें मरने ना देंगी। संसार में तुम्हारा कर्तव्य भी समाप्त नहीं हुआ है युवराज। मधुमंजरी, मैं समझ गया। इस नारी शक्ति का तुमने ही संगठन किया है। जहां तक दृष्टि फैली वहां तक मुझे सिर्फ नारी ही नारी नजर आ रही है। मगर बहन, किसी के आंसू से मृत्यु नहीं टाली जा सकती। मेरी पूज्य माताओं और बहनों, तुम लोगों के आर्तनाद से मेरे मन में संसार के प्रति मोह पैदा होने लगा। अगर मणिपुर सचमुच मुझे चाहता तो मैं फिर आऊंगा। एक टिकेंद्र जीत जाएगा, मगर हजार हजार टिकेंद्र जीत आएंगे और फिर चले जाएंगे। जब तक मणिपुर से यानी समस्त भारतवर्ष से गोरा विदेशी चला नहीं जाएगा तब तक हम मर करके भी आते ही रहेंगे। तुम कुछ कहना चाहते हो थंगौल जनरल? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। तुम विदेशी अंग्रेजों के गुलाम हो। तुम्हारे साथ बातचीत करना या तुम्हारा मुंह तक देखना पाप है। पिताजी, पिताजी। आ मधु, आ। मेरी छाती से लगकर मुझे विदा दे बेटी। पिताजी। मधु, मधु। तैयार हो जाओ। ठहरो जेल दरोगा, एक क्षण और ठहरो। चंद्रा, क्या कहना चाहती हो तुम? प्रीतम, ये फूलों की माला और ये चंदन का तिलक ग्रहण करे। चंद्रा, तुम्हारे आंसुओं से भीगे ये फूल चंदन। चंद्रा, मैं धन्य हूं। तुम्हारा ये विजय तिलक पहनकर मैं आज विजयी हूं। चंद्रा, विदा चंद्रा, चिर विदा मणिपुर, विदा। थंगौल जनरल, तुम भी तख्ते पर उठो, अभी फांसी होगी। फांसी? अभिनय का अंत हो चुका है। रो मणिपुर, छाती चीर कर रो। टिकेंद्र जीत गया, थंगाल जनरल गया। मणिपुर में बाकी और कौन रह गया? कौन रह गया? सेनापति टिकेंद्र जीत। अभी आप अतुल चंद्र हजारिका के लिखे इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। निर्देशक थे शिवशरण सिंह ठाकुर। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई।